हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सबको पता ही है, हमने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और मैंने एक इस चैप्टर का पार्ट 1 भी बनाया है, उसका पार्ट 2 बनाया है और ये मेरा पार्ट 3 रहेगा। तो इस वाली वीडियो में आपने अगर मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो जाके उसे वॉच करिए। चिंता मत करिए, मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उन वीडियो का लिंक भी अपलोड कर दूंगा। तो आओ फिर ज़्यादा बिल्कुल ऐसा करके पढ़ना है, हमें जैसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम आपको फिर इस वीडियो में बताते हैं हम क्या पढ़ेंगे। हमने आपके लिए पार्ट 1 में ही पढ़ाया था, प्लानिंग कमीशन बनाई थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने ये बताया कि इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थी उसको कैसे सही करा, इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करा था। अब स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक रह जाते हैं, सबसे पहला एग्रीकल्चर और दूसरा ट्रेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सिस्टम को सही करने के लिए क्या करा और जो ट्रेड होती है जैसे फॉरेन ट्रेड हो गई, उन सब चीज़ों को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या करा। बस एक ये लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास, 2 टॉपिक, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स। आइए फिर स्टूडेंट देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसको गवर्नमेंट ने सही करा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो जमींदार थे वो फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देते थे। दूसरी, वाटर की कमी थी, तो एग्रीकल्चर बारिश पे ही डिपेंड था, मतलब जब रेन होती थी तभी जो फसल थी उन्हें वाटर मिल पाता था, वरना नहीं मिल पाता था। उसके बाद फार्मर जो थे वो सब्सटेंस फार्मिंग करते थे। सब्सटेंस फार्मिंग का मीन्स होता है स्टूडेंट कि जितनी उन्हें ज़रूरत थी वो उतना ही उगाते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे। प्रोडक्टिविटी लो थी, मैंने आपको पहले भी वाली वीडियो में बताया था कि इंडिगो की वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी। और जिनके पास पैसा था वो भी फार्मिंग नहीं कर पाए, बिकॉज लाइक कोई फार्मर है, उसकी एक ज़मीन तो कहीं और पे है, दूसरी ज़मीन कहीं और पड़ी है, फिर तीसरी ज़मीन कहीं और है। तो ये रीज़न होने की वजह से जो जिनके पास पैसा था, जिनके पास ज़मीन थी, वो भी फार्मिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनकी अलग अलग जगहों पे ज़मीनें पड़ी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को सही करने के लिए 2 रिफॉर्म्स करे। सबसे पहला तो करा लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा करा ग्रीन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म भी कहते हैं। लैंड रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे पहला तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कर दिया। मीन्स जो जमींदारी सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। जो जमींदार फार्मर से पैसे कलेक्ट करके ब्रिटिशर को देते थे उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और दूसरा लैंड सीलिंग कर दिया। एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि अगर इससे ज़्यादा ज़मीन किसी पर्सन के पास होगी तो उसे गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी। तीसरा क्या करा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कर दिया। जिन लोगों के पास टुकड़ों में ज़मीन है, गवर्नमेंट उनसे सारी ज़मीन ले लेगी और उन्हें एक बड़ी बड़ी जगह पे एक ही ज़मीन दे देगी जिससे वो आसान से फार्मिंग कर पाए, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट कर दिया। रेगुलेशन ऑफ रेंट मींस कि एक रेंट पे रेगुलेशन लगा दी कि अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो फार्मर की मजबूरी का फ़ायदा उठा के ज़्यादा रेंट नहीं मांग सकता, उसको एक मिनिमम एवरेज रेंट ही मांगना पड़ेगा, ठीक है। ये तो करा था लैंड रिफॉर्म्स में। अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आते रहते हैं इससे क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम टेक्निकल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। यूएसए के एक इकोनॉमिक्स थे नॉर्मन ई बलर, ही इज़ अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा, वर्मानकर है। हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स नहीं थे, हम यूएसए अमेरिका से इंपोर्ट करवाते थे। स्टूडेंट क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम के बाद हमारी कंट्री में जो प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी तो फूड ग्रेन्स की कमी थी, तो हमारी कंट्री क्या करती थी, वो अमेरिका यूएसए से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करवाती थी, मतलब वहाँ से मंगवाती थी। तो हमारी कंट्री ने क्या करा, अमेरिका, जापान, इन कंट्रियों से HYV सीड्स को इंपोर्ट करवाया। HYV सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है। HYV सीड्स किस काम आते हैं स्टूडेंट, HYV सीड इसलिए काम आते हैं, HYV सीड्स में केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो वो होती है यूज़ होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो HYV सीड्स का काम होता है। तो हमारी कंट्री ने क्या करा, बाहर से HYV सीड्स इंपोर्ट करवाए और
मिड 1670s में, फेस 1 मिड 1670 में इन्होंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में से लॉन्च कर दिया। ये चेक करने के लिए कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। 10 सालों के लिए लॉन्च करा गया इसको। तो 10 साल के बाद जब इन्होंने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट इसका पॉजिटिव आया, अच्छा रिजल्ट आया। जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई, स्पेशली वीट और राइस की जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो पॉजिटिव रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, हमारी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फेज सेकंड में 70s 80 में इसे पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, HYV सीड्स को इंपोर्ट करवाया, उसके बाद उसे मिड 60-70s में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा में लॉन्च करा, ये चेक करने के लिए कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया, उसके बाद 70s 80 में इन्होंने ऑल इंडिया में से लॉन्च कर दिया। इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये देख लीजिए, बिल्कुल आप ऐसी लिखिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रेफर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स with the use of HYV seeds, chemical fertilizer and chemical pesticides। बिल्कुल बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, इसको याद कर लीजिए आप, बस इतना ही लिख दीजिए, बहुत है। और बाकी थोड़ा बहुत जान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों करा गया था, किस लिए करा गया था, कैसे करा गया था, बस ये जो मैंने आपको बताया बस इतना ही सुन लीजिए। उसके बाद क्या एडवांटेजेस आए ग्रीन रेवोल्यूशन करने के। गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक रहता था, तो वो नेचुरल डिजास्टर में यूज़ करती थी। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। जब भाई HYV सीड्स से उन्होंने सामान बनाना शुरू करा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्टॉक रहेगा, तो वह नेचुरल डिजास्टर में भी उसे यूज़ कर सकती है। हमारी कंट्री के पास फूड ग्रेन का बफर स्टॉक रहता था, तो अब हमारी कंट्री इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करती थी। पहले हमारी कंट्री के पास कम सामान रहता था, तो हमारी कंट्री बाहर से मंगवाती थी। अब हमारी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक रहता था, तो अब मंगवाती नहीं है और लोगों को सेल करती है। तो ये दो एडवांटेजेस रहे। डिसएडवांटेज क्या रहा, HYV सीड्स महंगे थे, तो पुअर फार्मर परचेस नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा, इसमें केमिकल का यूज़ होता है। आपने सुना होगा ध्यान से, डेफिनेशन में मैंने आपसे क्या कहा, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रेफर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद द यूज ऑफ HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। इसमें केमिकल का यूज़ होता था, तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज भी था। अब उसके बाद स्टूडेंट, एग्रीकल्चर सब्सिडीज डिबेट अवर सब्सिडीज। अब इसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम एग्रीकल्चर में फार्मर को सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि HYV सीड्स कॉस्टली, हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। कुछ इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने कहा करनी चाहिए। तो इस पर डिबेट हुए, तो हम आपको दिखाते हैं क्या बोला था। सबसे पहला पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स फेवर सब्सिडीज। जो सब्सिडीज़ के फेवर में थे, उन्होंने ये कहा एग्रीकल्चर अभी भी रिस्की बिजनेस है, ये रेन पे ही डिपेंड है, मतलब बारिश पे ही डिपेंड है, तो हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए। और फार्मर के पास सीड्स परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए भी हमें सब्सिडीज प्रोवाइड कर देनी चाहिए। और अब जो उसके फेवर में नहीं थे वो वाले इकोनॉमिक्स, उन्होंने ये कहा कि अगर हम सब्सिडीज देंगे तो पुअर फार्मर को नहीं, रिच फार्मर को बेनिफिट होगा। आपको सबको पता ही है कि भाई जो अमीर अमीर लोग होते हैं वो पैसा वैसा दे के काम करवा लेते हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अगर हम सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं तो पुअर फार्मर को नहीं, रिच फार्मर को बेनिफिट होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और था, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, कि कुछ जो फेवर में नहीं थे उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, उन कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा जो HYV सीड्स को बना रही हैं, पुअर फार्मर को इसमें नहीं बेनिफिट होगा, इन लोगों ने ये कहा था। उसके बाद स्टूडेंट, हम आपको ये वाला लास्ट टॉपिक रह जाता है फॉरेन ट्रेड, बस इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सबसे पहला स्टूडेंट आप जान लो फॉरेन ट्रेड क्या होता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी ट्रेड है उसको ही फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे पहला करा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप जो भी अपनी कंट्री में बना सकते हो उसे बाहर से मंगवाना बंद कर दो। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव थे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के। सबसे पहला, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट हो रहा था। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है स्टूडेंट कि हमारे पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक था वो ख़त्म हो रहा था। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक ही ख़त्म हो जाएगा तो हम भैया बाहर से कुछ मंगा ही नहीं सकते। तो एक ये रीज़न हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा कि जो चीज़ आप अपनी कंट्री में बना सकते हो उसको बाहर से मंगवाना बंद कर दो।
और दूसरा रीज़न ये था कि इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो फॉरेन के प्रोडक्ट को कंप्यूट नहीं कर पा रहा था। कंप्यूट मतलब यह है कि उससे आगे नहीं निकल पा रहा था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि मंगवाना ही बंद कर देंगे तो भाई जब आएगा ही नहीं तो फिर इंडिया का ही बिकेगा। एक ये भी रीज़न था, इसलिए इन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा। उसके बाद इसमें इन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में टैरिफ्स में भी कुछ करा। टैरिफ्स होता है स्टूडेंट जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन पे, ट्रेड पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम टैरिफ बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करवाता है तो उसे ज़्यादा टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया। और कोटा करा। कोटाज में क्या करा गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि अगर इससे ज़्यादा कोई भी सामान इंपोर्ट नहीं करवा सकता दूसरी कंट्री से। बस ये तीन चीज़ें थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ्स और कोटा। बस ये तीन चीज़ें करी गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, और यही आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप मेरी ये वाली वीडियो पूरी देख लीजिए। मैंने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं चैप्टर के। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो भी बेफिक्र रहिए भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा इस पूरे चैप्टर की, जिसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है तो आपको पता ही है भाई, हर बार मैं कहता हूँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही है, जाके चैनल मेरे को फॉलो करिए और मैसेज करके बताइए कि सर ये चीज़ में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ।